गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। फेडरलिज्म का पार्ट नंबर 3 ओके, पार्ट नंबर 3-4 लगभग है ये, और हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें इस टॉपिक का लास्ट एंड है ये, और इसमें कुछ इश्यूज के बारे में बात की जाएगी। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया नॉलेजफुल आपको दिखेंगे ये, और बहुत ही अच्छा आपकी जो है इसमें नॉलेज हो जाएगी। ओके, तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 आपका पॉलिटिकल साइंस का 10th क्लास फेडरलिज्म। ठीक है, तो देखिए इसमें पॉलिटिकल साइंस में ऑल साइंस में आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 और फेडरलिज्म को हम पिछली बार काफी बड़े अच्छे लेवल पे डिस्कशन कर चुके हैं। फेडरलिज्म क्या होता है एक्चुअल में, उसके बारे में हम बातें कर चुके हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, हमें आराम से हम कर लेंगे उसमें। ओके, और बात आती है कि भाई फेडरलिज्म को हमने पिछले वीडियोस में कितना हमने डिस्कशन किया है, कितना कुछ समझ लिया है। तो उसमें शुरुआत के वीडियो में हमने देखा था कि फेडरलिज्म 2 टाइप के होते हैं और इसके फीचर्स क्या होते हैं वो हमने देख लिए थे। उसके बाद मैंने ये कहा था कि कौन कौन से कंट्री में इसको फॉलोअप किया जाता है। 25 से भी ज्यादा कंट्री मैंने आपको बताए थे बोर्ड पे कि इन कंट्री में इसको फॉलोअप करते हैं क्योंकि इसके फीचर्स बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर मैंने ये कहा था कि जिस कंट्री में ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या उससे भी ज्यादा गवर्नमेंट का फॉर्म हो तो वहां डेफिनेटली फेडरलिज्म होता है। ठीक है, अब आज हम देख रहे हैं कि इंडिया जैसे कंट्री में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, किस तरह से प्रैक्टिस में आता है और क्या इसके जो है ऑप्शंस है हमारे पास में। ओके, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, हाउ इज फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है, इन इंडिया जैसे कंट्री में ये कैसे प्रैक्टिस होता है इसका, या कैसे काम में आता है, कैसे है कैसे नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हमारा ये एक मेन टॉपिक है। तो देखो इंडिया जैसे कंट्री में, इंडिया जैसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है और साथ में सोशलिज्म जैसे आइडिया भी लेकर चलता है। इंडिया में बहुत बार आप देखोगे सेकुलरिज्म की बातें की जाती हैं कि इंडिया जैसे कंट्री जिसके अंदर हर एक प्रकार के रिलीजन के लोग आराम से रह सकते हैं और कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होती, सेकुलरिज्म को हम फॉलो करते हैं। तो ऐसे कंट्री में फेडरलिज्म कैसे समझ आए कि यह फेडरलिज्म है और किसी की एक की कोई पावर नहीं है, पावर डिस्ट्रीब्यूट है हर लेवल पे, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में पावर डिस्ट्रीब्यूट है। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में पावर डिस्ट्रीब्यूट है। सबके अपने अपने यूनियन लिस्ट, सबका लिस्ट बना हुआ है, यूनियन लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट बनी हुई है, कॉन्करेंट लिस्ट बनी हुई है, और एक हमने रेजुडरी लिस्ट की बात भी की थी। तो सबकी अपनी जुडिक्शन है, सबका अपना काम है, सबका अपना वर्क है, इस तरह से है। तो हमारे इंडिया में फेडरलिज्म है या नहीं, इसका एक प्रूफ हमारी लैंग्वेज पॉलिसी हो जाती है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। ठीक है, ये देखिए नंबर 1। ठीक है, हमारे यहां पर, ठीक है, ये देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमारे इंडिया में है। ओके, लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमारे इंडिया में है। जब इंडिया आजाद हुआ तो भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जिनको कहा जाता था, उन्होंने बहुत सारे राज्यों को एक किया था और एक करके एक यूनियन बना दी थी इंडिया की। इंडिया यूनियन गवर्नमेंट बन गया था। बहुत सारे राज्य इंडिया के अंदर मर्ज होने को तैयार भी नहीं थे आजादी के बाद, जैसे कि कश्मीर रियासत, राजा हरि सिंह, डोगरा डायनेस्टी, वो तो मिलने को भी तैयार नहीं थे इंडिया गवर्नमेंट में। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, इंडियन गवर्नमेंट में मिक्स होना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी की कोशिशों के बाद में आज देखो, आज कश्मीर जो है आर्टिकल 370 हटाकर उसको मिलाया गया। वो बात अलग है कि 1947 में 48 में कश्मीर को आर्टिकल 370 लगाकर 35A लगाकर स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। और ये भी कहा गया था भी जब कश्मीर को लगे कि भाई वो जो है इंडिया से हटकर अपने लेवल पे करना चाहता है तो वो भी उस समय कर सकता है। आर्टिकल 370 में डिफेंस का टॉपिक उठाया गया था कि कश्मीर को खतरा है पाकिस्तान से, तो उस टाइम में कश्मीर का इश्यू था
इसके बाद में एक प्रॉब्लम और हुई हमारे सामने, जूनागढ़ गुजरात की, लेकिन वो भी सोल्व कर लिया गया। जूनागढ़ गुजरात भी नहीं मिलने को तैयार था। जूनागढ़ कहलाता था उस समय, गुजरात नहीं होता था। गुजरात तो 1960 में तैयार हुआ। उसके बाद एक प्रॉब्लम हैदराबाद रियासत से भी थी, साउथ में, जो आजकल आंध्र प्रदेश कहलाता है, उस समय वो हैदराबाद रियासत होता था। कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में भी हैदराबाद रियासत को बड़ी मुश्किल से मिलाया गया और फिर सारे एक कर दिए गए। 1950 तक लगभग बहुत सारे स्टेट सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से एक हो गए थे। लेकिन प्रॉब्लम तब आई, आप लोगों ने 8th में भी ये पढ़ा होगा कि बहुत ही फेमस आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाला एक लीडर वहां का, पोटी श्री रामालू, ये हमने पढ़ा था 8th के अंदर कि एक रामालू जो थे उन्होंने भूख हड़ताल की थी कि वो आंध्र प्रदेश स्टेट बनाना चाहते हैं। और फिर उनके बाद 58 डेज की भूख हड़ताल के बाद, हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हमें क्या बनाना पड़ा था, आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा था 1 अक्टूबर 1953 को। ये देखिए 15 दिसंबर को 1952 में 58 डेज की हंगर स्ट्राइक होने के बाद, हंगर स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है, पोटी रामालू की डेथ हो गई। ठीक है, देखिए पोटी श्री रामालू की डेथ हो गई। ठीक है, उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई 58 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद। ये क्या चाहते थे, इनका ये मानना था कि भाई तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाले बहुत सारे लोगों का आंध्र प्रदेश बना दिया जाए। अब इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी। मैं लिंग्विस्टिक स्टेट की हिस्ट्री बता रहा हूं कि इंडिया में फेडरलिज्म अपनाते हुए कैसे भाषाई प्रदेश इंडिया को बनाने पड़े, जबकि पहले भाषाई प्रदेश एक भी नहीं थे। लेकिन 1952 में एक ऐसी बात होगी जिसकी वजह से भाषाई प्रदेश बनाने लगे। अब पोटी रामालू क्यों स्ट्राइक कर रहे थे, वो चाहते थे आंध्र प्रदेश बनवाना, और हमारी नेहरू गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि आंध्र प्रदेश या ऐसा कोई भाषा के आधार पर कोई राज्य बने। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ यहां पर हो। ठीक है, तो हम नहीं चाहते थे ऐसा कुछ राज्य यहां पर बने। लेकिन ये तो जिद पे अड़ गए कि हम तो, आप लोगों ने कहा था 1920 में बहुत सारे गांधी जी और बहुत सारे कांग्रेस के लीडर ने हमें प्रॉमिस किया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो भाषा के आधार पर राज्य बना दिए जाएंगे। अब आप क्यों नहीं बना रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन मार्क करेंगे, आप क्यों नहीं बना रहे हो। तो नेहरू जी ने आंसर इसमें यह दिया था कि भाई देखो, ऐसा है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम भाषा के आधार पर इसी प्रकार स्टेट बनाने लगे तो इंडिया पूरा टूट जाएगा। इंडिया को बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया है। भाई कश्मीर की प्रॉब्लम थी, हैदराबाद की प्रॉब्लम थी, जूनागढ़ की प्रॉब्लम थी, और भी 547 के आसपास रियासतें थी आजादी के समय। 547 से ज्यादा ही रियासतें थी उस टाइम में। तो इतनी रियासतों को एक किया गया बड़ी मुश्किल से, और अब आप लैंग्वेज बेस पे एक नया स्टेट बनवाना चाहते हो, ये गलत बात है। नेहरू गवर्नमेंट ने उसको कहा कि भाई लैंग्वेज बेस पे गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तो इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल कर दी, हंगर स्ट्राइक कर दी। 58 डेज या लगभग 2 महीने की भूख हड़ताल के बाद इनकी डेथ हो गई। अब पब्लिक भड़क गई कि पोटी रामालू शहीद हो गए हैं और आंध्र प्रदेश बनना चाहिए, जिद कर बैठे। आखिरी में 1 अक्टूबर को 1953 में करीबन 10 महीने के बाद आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। 1 अक्टूबर को 1953 में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। आंध्रा, ठीक है, आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। ठीक है, आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। और उसके बाद फिर प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, जैसा कि नेहरू गवर्नमेंट सोच भी रही थी कि अगर एक स्टेट बना दोगे, जैसे 1 अक्टूबर को बना है ये स्टेट, आंध्र प्रदेश बना है, तो ऐसे बहुत सारे राज्य के लोग भी कहेंगे, पंजाबी बोलने वाले पंजाब की डिमांड करेंगे, हरियाणवी बोलने वाले हरियाणा की डिमांड करेंगे, तमिल बोलने वाले तमिलनाडु मांगने लग जाएंगे, और दिक्कत तो आएगी भाई। और ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही हुआ। एक स्टेट बना तो पीछे पीछे और भी लोग डिमांड करने लगे। इसीलिए फिर फाइनली 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाना पड़ा।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाना पड़ा। ये देखिए 1956 में, ठीक है, ये देखिए दिसंबर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाना पड़ा। इसीलिए हमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करना पड़ा, ठीक है, पास्ड इन 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसके थ्रू लिंग्विस्टिक बेस पे बहुत सारे स्टेट और तैयार किए गए। 14 अप्रोक्सीमेट स्टेट फिर 1956 में तैयार हो गए थे। ये कहा जाता है कि ये जो 1956 में जो एक्ट पास हुआ था, स्टेट को दोबारा रीऑर्गेनाइज करेंगे, स्टेट दोबारा से रीऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ये एक्ट, ठीक है, ये एक्ट एक कमेटी के थ्रू तैयार हुआ था। नेहरू जी ने, ठीक है, जस्टिस फैजल अली को अपॉइंट किया था कि वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन या स्टेट कमेटी बनाए, और कमेटी बनाकर जिन जिन स्टेट को प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बेस पे जो राज्य बनना चाहते हैं, उनसे बात की जाए। तो वो कमेटी हमें याद रखनी है। इस एक्ट के बनने से पहले एक कमेटी तैयार हुई थी, ठीक है, उस कमेटी को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो हमारे पास रिजल्ट था उस कमेटी का, जो उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया और उसके बाद अलग अलग स्टेट बने। तो देखिए कौन सी कमेटी थी, ठीक है, तो देखिए दिसंबर में, ठीक है, तो देखिए स्टेट, पहले इस एक्ट को पास करने से पहले एक कमीशन बनाया गया। ये देखिए इस एक्ट को पास करने से पहले, बिफोर इट, इससे पहले जो काम किया गया वो था दिसंबर 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, ठीक है, कमीशन ऑफ इंडिया, ये तैयार किया गया। और इसके तैयार करने के बाद जिसको हेड बनाया गया, ठीक है, जो हेड था इसका, हेड थे इसके, ठीक है, ये देखिए उनका नाम था जस्टिस फैजल अली। ये देखिए जस्टिस फैजल अली को इसका हेड बनाया गया। एक्चुअल में रामालू की डेथ के बाद और आंध्र प्रदेश बनने के बाद, आंध्र प्रदेश अक्टूबर में बन गया था, है ना, ये देखिए 1 अक्टूबर को 1953 में आंध्र प्रदेश बन गया था। तो आंध्र प्रदेश बनने के 2 महीने के बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आखिरी में एक कमेटी बनानी पड़ी, एक कमीशन बनाना पड़ा कि जो अलग अलग स्टेट मान लो आगे डिमांड करेंगे, उनको कैसे तैयार करेंगे, फिर उनका कैसे एरिया बनेगा, किस तरह से वो लैंग्वेज बेस पे स्टेट बनेंगे। तो दिसंबर में ही एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार कर दिया गया, जिसका हेड कौन था, फैजल अली। यही लोग बाद में रिपोर्ट देंगे और आखिरी में इन्हीं की रिपोर्ट बेस पे ये एक्ट लगाया जाएगा। नहीं समझे आप? बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं कि भाई जब आंध्र प्रदेश बन गया अक्टूबर को, तो नेहरू गवर्नमेंट के दिमाग में ये बिल्कुल बात थी कि भाई कल को और भी स्टेट बात करेंगे इस तरह की, भाई कोई हरियाणवी बेस पे बनेगा, कोई पंजाबी बेस पे बनेगा, कोई उड़िया लैंग्वेज बेस पे बात करेगा उड़ीसा बनाने की, कोई तमिल बेस पे बात करेगा तमिलनाडु बनाने की। तो ऐसे में हम क्या प्लानिंग है हमारी? तो नेहरू जी ने फिर ये दिसंबर में 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, जिसका हेड कौन था, जस्टिस फैजल अली। इसमें कुछ और मेंबर भी थे, ये देखिए इसके कुछ और मेंबर्स भी थे, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे इसके मेंबर थे के एम पनिक्कर, ये देखिए के एम पनिक्कर इसके और मेंबर थे। एक इसमें एक और था सैयद, एक और था इसमें सैयद, ये देखिए सैयद फैजल अली तो इसमें है ही, ठीक है। इसके अलावा हृदयनाथ, ये देखिए हृदयनाथ कुंजूरू, ये देखिए ये 3 लोगों की कमेटी थी। जस्टिस फैजल अली हेड बनाए गए, के एम पनिक्कर इसका मेंबर बना, और तीसरा कौन था, हृदयनाथ कुंजूरू। ये 3 बनाए गए। देखो
ये तीनों इसके मेंबर बने। नंबर 1 हेड ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 ये हो गया। ये 3 लोगों की एक कमीशन बनाया गया कि भाई आगे आने वाले टाइम में अगर कोई इस तरह की स्टेट की डिमांड करेगा तो हमारे पास क्या प्लान है। तो इस तरह से ये तैयार कर दिया गया और उसके बाद आप देखोगे कि ये चीजें आगे इंप्लीमेंट होने लगी। फिर इस कमेटी ने दिसंबर के बाद इन्होंने, ठीक है, इनकी पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग ये देखो, फर्स्ट मीटिंग हुई फरवरी 1954 में पहली मीटिंग हुई। ये देखिए पहली मीटिंग इनकी 1954 में हुई और फिर इन्होंने रिपोर्ट जो है, ठीक है, रिपोर्ट पेश की फिर फाइनली 55 में। कमीशन की रिपोर्ट जो दी गई 1955 में, 55 में रिपोर्ट पेश कर दी और फिर फाइनली 1956 में स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट पास हो गया। इस तरह से, ठीक है, एक बार दोबारा देखो इसको, ठीक है। और इंडियन स्टेट उस समय बनाए गए, इंडियन स्टेट्स कितने स्टेट बने? 14 इंडियन स्टेट बना दिए गए इसके थ्रू। इसी स्टोरी को एक बार दोबारा देखो, कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा देखो। इंडिया का फेडरलिज्म सिस्टम समझते हुए कैसे इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टाइज होता है, किस तरह से यहां पर काम होता है। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है लिंग्विस्टिक स्टेट, कि भाषा के आधार पर राज्य कैसे बनने शुरू हुए। इंडिया भाषा के आधार पर भी तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है ना भाई, अलग अलग भाषा के आधार पर राज्य बना रहा है वो। ये कहानी कब शुरू हुई? जब 15 दिसंबर को डेथ हो गई किसी आदमी की। किसकी डेथ हुई है? पोटेराम आलू की डेथ हुई है। क्यों डेथ हुई उसकी? क्योंकि उसने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल क्यों की? क्योंकि उसे आंध्र प्रदेश चाहिए। आंध्र प्रदेश कौन नहीं दे रहा? नेहरू नहीं दे रहे हैं, नेहरू मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि आप देखोगे नेहरू इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी ने 547 से ज्यादा 547 रियासतों को इकट्ठा किया है। बड़ी मुश्किल से इंडिया एक हो पाया है, नहीं तो एक ही कंट्री में अलग अलग देश होते। अब नेहरू जी ये कह रहे हैं कि भाई आप क्यों कंट्री को दोबारा तोड़ना चाहते हो, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आपने 1920 में कहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई जब इंडिया आजाद हो जाएगा तो आपके लिंग्विस्टिक बेस पे, भाषा के आधार पर हम स्टेट बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आप आज मना कर रहे हो। तो इस तरह से प्रोटेस्ट होने लगा और नेहरू जी को आखिरी में फिर आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। बना कब? उसकी डेथ के बाद 1 अक्टूबर 1953 को। अब जब फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश अक्टूबर में बन गया तो अब नेहरू जी को और भी टेंशन होने लगी कि भाई आगे, अभी तो आंध्र प्रदेश की डिमांड हुई है, आगे कोई और भी डिमांड करेगा तो उसके लिए हमारे पास क्या प्लानिंग है। तो प्लानिंग बनी। प्लानिंग कब बनी? इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए कि ये बना कब। तो ठीक है, प्लानिंग यहां शुरू हुई, यहां दिसंबर में प्लानिंग शुरू हुई। दिसंबर में प्लानिंग शुरू हुई। क्या बनाया गया? स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बनाया गया। इसका हेड कौन था? जस्टिस फैजल अली, ठीक है। फिर उसके 2 मेंबर और थे, के.एम. पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू, 2 ये और मेंबर थे। और इस तरह से कमीशन बना दिया गया। इस कमीशन का काम क्या था कि इंडिया में कितने जगह ऐसी है जहां पर लैंग्वेज बेस पे लोगों को स्टेट बनवाने हैं। तो उन्होंने पूरा रिपोर्ट तैयार किया। पहली मीटिंग कब हुई इनकी? दिसंबर में तो ये बना था, दिसंबर 53 में। इनकी पहली मीटिंग हुई थी फरवरी 1954 में, 2 महीने के बाद। देखो 2 महीने के बाद मीटिंग हो रही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से याद हो रहा है भाई। दिसंबर में तो ये बना है ऑर्गेनाइजेशन, ये कमीशन बना है, और 2 महीने के बाद इनकी पहली मीटिंग हुई 54 में। और इन्होंने फिर देखा कि पूरे इंडिया भर में कौन कौन से स्टेट बनाए जा सकते हैं लैंग्वेज बेस पे। तो वो तैयार कर दिया पूरी रिपोर्ट। और रिपोर्ट कब पेश की गई? 55 में रिपोर्ट पेश कर दी। और उसी रिपोर्ट बेस पे क्या लगा दिया गया? स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट लगा दिया गया। कब लगा? 56 में। और इस एक्ट के थ्रू कितने राज्य तैयार किए गए? 14 स्टेट्स, 14 राज्य तैयार किए गए। अब इन 14 राज्यों में क्या क्या था? जैसे कि गुजरात बनाया गया। पहले गुजरात होता ही नहीं था। 1960 में गुजरात बनाया गया और महाराष्ट्र बनाया गया। अब आप कहोगे गुजरात और महाराष्ट्र नहीं था तो फिर क्या था?
सेंट्रल प्रोविंस था या बॉम्बे था? पहले बॉम्बे एक स्टेट हुआ करता था, बहुत बड़ा। बॉम्बे एक स्टेट हुआ करता था और गुजरात नहीं होता था, जूनागढ़ हुआ करता था। तो उसकी जगह पर क्या बन गया? गुजरात और महाराष्ट्र बन गया। ठीक है, और बहुत सारे एरिए जो है एमपी में जोड़ दिए गए। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे गुजरात और ये बनने के बाद में 1961 में गोवा बनाया गया, गोवा को आजाद कराया गया। 1961 में गोवा बना। फिर उसके बाद में आगे बढ़े थोड़ा सा तो 1966 में हरियाणा बना, 1 नवंबर हरियाणा बना। 1966 में हरियाणा बना। ठीक है, और फिर धीरे धीरे और बनते चले गए और फिर ये 14 से काउंटिंग बढ़ते 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 आगे बढ़ गई। 14 से काउंटिंग बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गई और 2000 में, सन 2000 में, 2000 में फिर 3 राज्य और अलग हुए। झारखंड बिहार से अलग कर दिया गया और ये उत्तराखंड यूपी से अलग कर दिया गया और छत्तीसगढ़ एमपी से अलग कर दिया गया, है ना। 3 राज्य 2000 में अलग किए गए और फिर उसके बाद में आप देखोगे ये जो कौन सा है तेलंगाना, ये अभी 2014 के लगभग 2016 में या 14 में इसको तैयार किया गया है। तेलंगाना 2 जून या 5 जून के लगभग है, 2 जून में तैयार किया गया था ये, तो तेलंगाना तैयार कर दिया गया। तो इस तरह से फिर लैंग्वेज बेस पे राज्य बनते चले गए। इससे ये प्रूव होता है कि भारत में फेडरलिज्म है और फेडरलिज्म इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। जब किसी को प्रॉब्लम होती है किसी भी लेवल की, वो इसी तरह से सोल्व की जाती है। प्रॉब्लम थी, सोल्व हुई, आंध्र प्रदेश बन गया और ऐसा कोई और लीडर ना शहीद हो, कोई मरे ना, इसलिए पहले ही स्टेट इनोवेशन बना दिया गया और चीजें सोल्व होती चली गई। ठीक है, इसी तरह से एक और पॉलिसी थी, लिंग्विस्टिक पॉलिसी, भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर, जैसे भाषाई जो भाई इंडिया के अंदर लैंग्वेज कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो भी एक डिसाइड किया गया। लैंग्वेज पॉलिसी क्या होनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी बात हुई। ठीक है, ये देखिए इंडिया के अंदर लैंग्वेज पॉलिसी तैयार की गई। अब मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर लैंग्वेज पॉलिसी में क्या क्या था। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा, यहां पर देखो मैं एक बार बोर्ड रफ करके आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर क्या किया गया। ओके बेटा, अब देखिए लैंग्वेज, ठीक है, पॉलिसी एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो देखो भाई इंडिया में नंबर 2 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात करें। भाई इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, किस तरह से यहां पर डिसाइड किया गया है। ओके, तो देखो इसमें क्या रखेंगे हम, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया, पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है भाई, जब भारत आजाद हुआ, इंडिया आजाद हुआ, उस समय हमारी पार्लियामेंट में एक बात रखी गई थी, भाई इंग्लिश लैंग्वेज का क्या करें, इंग्लिश भाषा का क्या, उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया जाएगा, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहां पर शुरू की थी। कब शुरू की थी? 1831 में पहली बार इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लगाया गया था और फिर 1854 में यहां वुड डिस्पैच भी लाया गया था। चार्ल्स वुड के नाम पे वुड डिस्पैच यहां पर लगाए गए थे और भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया गया था। इसको काफी बड़े लेवल पे तैयार किया गया था। कब शुरू हुई थी? 1831 में। इंग्लिश, सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, एजुकेशन एक्ट इंडिया में कब लगाया गया? ब्रिटिश टाइम में। ओके, वो था 1831, तब लगाया गया था। और जब भारत आजाद हो गया तो हमारे बहुत सारे भारत के लोग ये कहने लगे कि भाई अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी को भी अंग्रेजों के साथ विदा कर दो। नहीं, अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी को भी विदा कर दो, खत्म करो, इसको भी यहां से निकालो। तो कुछ लोग ये कहने लगे कि भैया अंग्रेजी को हम एकदम से विदा नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम से लेकर अभी तक 1947 तक वो बात कर रहे थे इस बारे में कि 1947 तक ब्रिटिश हर चीज में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को ही यूज करते आए हैं, इंग्लिश को ही यूज करते आए हैं। तो इंग्लिश को हमें, जब तक हम अपनी लैंग्वेज खुद ना सीख जाएं, भाई हिंदी में डॉक्यूमेंटेशन करना, अदर असामिया में, तमिलनाडु लैंग्वेज में या
कोंकणी लैंग्वेज में, मतलब अपनी लैंग्वेज में जब तक हम डॉक्यूमेंटेशन करना ना सीख जाए तब तक अंग्रेजी को रखना चाहिए। हमें अंग्रेजी को एकदम से बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकदम से बैन करोगे तो सारा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, प्रशासन का सारा काम खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा करते हैं, अंग्रेजी को 15 साल के लिए इंडिया में रख लेते हैं एज ए सपोर्टिव लैंग्वेज, और फिर 15 साल के बाद हम जब सीख जाएंगे अपनी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंटेशन करना या ऑफिशियल वर्क करना, तो फिर इसको हटा देंगे, बैन कर देंगे। यह बात कब डिसाइड की गई? 1950 में। 1950 में डिसाइड किया गया कि 15 साल के लिए 1965 तक अंग्रेजी को, इंग्लिश को एज ए सपोर्टिव लैंग्वेज यूज किया जाए। इंग्लिश सपोर्टिव लैंग्वेज, स्पोर्टिव लैंग्वेज के रूप में यूज की जाए, यह कहा गया था। ठीक है, 15 साल के लिए, फॉर 15 ईयर्स 15 साल के लिए यूज किया जाए, ऐसा कहा गया था। लेकिन बाद में हमें यह महसूस हुआ कि अंग्रेजी को हटाना आसान नहीं है। 15 साल के बाद भी हमें ऐसा लगा कि स्कूल कॉलेजेस में वर्ल्ड लेवल पे इंग्लिश यूरोप की लैंग्वेज है, और अगर हम इंग्लिश को ही छोड़ देंगे तो हम वर्ल्ड ट्रेड में, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी पिछड़ जाएंगे। अगर इंडिया को जल्दी डेवलप करना है तो इस सपोर्टिव लैंग्वेज को हमें रखना ही होगा अपने साथ। और आज तक अंग्रेजी, इंग्लिश एक सपोर्टिव लैंग्वेज के रूप में आपके इंडिया में है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है आज भी। ये उस समय डिसाइड हुआ था 1950 में, 15 साल के लिए डिसाइड हुआ, लेकिन आज तक इंग्लिश आपके यहां सपोर्टिव लैंग्वेज के रूप में है। ये डिसाइड किसने किया? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने, कि 15 साल के लिए अंग्रेजी को रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, बी.आर. अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे लोग थे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन का लेसन पढ़ा भी था कि कितने टाइप के लोग थे जिन्होंने डिसाइड किया ये। ओके, तो अब नेशनल लैंग्वेज कौन सी थी जिसको उस समय की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया, कि कौन कौन सी नेशनल लैंग्वेज थी? तो अब बात करते हैं। यह कहा जाता है कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा, ठीक है, 1500 टाइप की, 1500 टाइप की अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, ठीक है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज यहां इंडिया में पाई जाती है। लैंग्वेज इन इंडिया में इस तरह की लैंग्वेज बहुत सारी है। ओके, इंडिया में इस तरह की लैंग्वेज बहुत सारी है, और इनमें से, ठीक है, इनमें से 114 114, ठीक है, मेजर लैंग्वेज है जो मुख्य लैंग्वेज मानी जाती है। मेजर लैंग्वेज, ठीक है, मेजर लैंग्वेज पाई जाती है हमारे यहां पर, मुख्य भाषा, यानी कि 1500 टाइप की तो यहां बोलियां हैं, अलग अलग बोली बोलते हैं। कोई हरियाणवी बोलता है, कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई कोंकणी बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई संथाली बोलता है, कोई बोडो लैंग्वेज बोलता है, कोई कश्मीरी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई फारसी बोलता है कि नहीं? कोई बोडो लैंग्वेज बोलता है, कोई खासी लैंग्वेज बोलता है, कोई नागा है, कोई मिरी है, कोई मिशमी है, कोई अलग अलग टाइप की बोलियां, यहां पर 1500 टाइप की बोलियां बोली जाती है। और उनमें से अगर मेन हम छांटे कि भाई जैसे हिंदी से रिलेटेड कई है, जैसे संस्कृत हिंदी से रिलेटेड लगभग है, ब्रज भाषा भी हिंदी से रिलेटेड है, ठीक है, हिंदुस्तानी हरियाणवी भी लगभग हिंदी से रिलेटेड है कि नहीं? तो अगर इस तरह से छोटे, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज को इकट्ठा करके एक ग्रुपिंग की जाए तो 114 लैंग्वेज तो मेन होती है। 114 मेन लैंग्वेज है हमारे यहां पर। तो अब इन 114 में से फिर डिसाइड किया गया 22 लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज। इसमें से फिर 22 लैंग्वेज को ठीक है नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। नेशनल लैंग्वेज डिसाइड किया गया कि भारत की नेशनल लैंग्वेज कितनी होगी? 22 नेशनल लैंग्वेज होंगी जिसको भारत की मातृभाषा माना जाएगा, यानी कि नेशनल लैंग्वेज कहा जाएगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हुए उस समय बात हो रही थी कि भाई कौन सी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज दें। लोगों ने हिंदी को सपोर्ट कर दिया, भाई हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दो। लेकिन फिर और दूसरी लैंग्वेज भी थे, साउथ के लोग भी थे कि वो ये कह रहे थे हिंदी हमें तो नहीं आती। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जिसको हिंदी नहीं आती वो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी छोड़ के चले जाए। लोग नाराज हो गए आपस में, यार ये क्या मतलब, वो साउथ के लोग हम हिंदी नहीं जानते तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी छोड़ के चले जाए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये हिंदू का देश है,
हिंदुओं का देश है तो हिंदी बोलने वाले रुके और बाकी चले जाएं। तो इसमें भी कंट्रोवर्सी बन गई। राजेंद्र प्रसाद को बड़ी मुश्किल से संभालना पड़ा कि ये क्या मतलब हुआ, तमिल लोगों का भी देश है ये कोंकणी बोलने वालों का भी देश है, हिंदी बोलने वालों का भी देश है, उर्दू बोलने वाले देश है, ये मतलब क्या हुआ कि जो हिंदी नहीं जानते उनको भगा दो यहां से। भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो सबकी राय से मिलकर ही तो लिखा जाएगा, ऐसे किसी को भगा नहीं सकते। अब हम ये देखें कि यहां पर 22 लैंग्वेज को बड़ी मुश्किल से इन्होंने तैयार किया। ये कहा कि भाई हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं बन सकती, 22 भाषाओं को हम नेशनल लैंग्वेज का डिक्लेयर देंगे, ठीक है। जैसे कि 22 भाषाओं में हम कहें भाई, जैसे कि मैं ये कहूं कि आपकी आसामिया है, बंगाली है, ठीक है ना, उन 22 भाषाओं को। तो अब सबसे पहले बात करूं तो हमारे यहां पर जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है इन 22 भाषाओं को हम यहां लिखेंगे और उसके बाद में हमें पता लग जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज कितनी परसेंटेज में बोली जाती है। ओके, तो देखो सबसे पहले 22 भाषाओं में नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 जो हमारी यहां पर लैंग्वेज है वो नंबर 1 है हिंदी। हिंदी लैंग्वेज हमारे यहां पर लगभग 41%, 41.3% बोली जाती है। फिर दूसरे नंबर पे जो यहां पर आता है दूसरा नंबर, ये देखो यहां लिख लेते हैं नंबर 2, हिंदी के बाद नंबर आता है 2 और वो है यहां पर बंगाली, ठीक है। हिंदी के बाद बंगाली का नंबर आता है, बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है लगभग 8.11%, 8% ये है। फिर तीसरे नंबर पे जो नंबर आता है उसका नाम है तेलुगु लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है यहां पर 7.19%, 7.19। फिर उसके बाद में नंबर 4 जो कि मराठी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है हमारे यहां पर 6.99, ठीक है। 5 नंबर पे जो बोली जाती है हमारे यहां पर जिसको हम कहेंगे तमिल, मराठी के बाद तमिल लैंग्वेज लगभग बोली जाती है 5.91%, ठीक है, इतनी बोली जाती है। उसके बाद में नंबर आता है नंबर 6, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि मैं ये कहूं कि भाई और बहुत सारी लैंग्वेज है जहां, ये तो मेन 5 लैंग्वेज हो गई। अब इसके अलावा जो और लैंग्वेज बोली जाती है जिनकी परसेंटेज कम है, जैसे आसामिया, ठीक है, जैसे असमीज हो गई एक, ठीक है। इसके अलावा फिर उसके बाद देखोगे बोडो लैंग्वेज हो गई, ठीक है। बोडो के बाद में डोगरी लैंग्वेज हो गई। डोगरी के बाद में गुजराती लैंग्वेज हो गई। गुजराती के बाद आता है ये कन्नड़ा लैंग्वेज बोली जाती है यहां पर। कन्नड़ के बाद में नंबर आता है, कन्नड़ के बाद जैसे कि कश्मीरी लैंग्वेज बोली जाती है। मतलब कि 22 भाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं। 5 तो यहां मेन हो गई, टॉप 5। अब टॉप 5 में हिंदी 41% है, ठीक है। बंगाली 8% है। इसका मतलब 41 और 8 लगभग कितने हो गए, 49 हो गया। 49 हो गया मतलब 50% तो 2 ही है। 50% तो 2 ही लैंग्वेज हमारे यहां पर, हिंदी और बंगाली सबसे ज्यादा बोली जाती है। फिर उसके बाद में तेलुगु 7.9 हो गया, यानी कि टोटल 50 और प्लस 7 कितने, 57%। फिर उसके बाद में मराठी 6.9, मतलब कि 7 ये मान के चलो, तो टोटल हो गया 64%। और फिर तमिल कितनी, 5 ये हो गई, तो लगभग 70%। 70% तो ये 5 भाषाएं बोली जाती है हमारे यहां पर। 70% तो यही हो गई। और बाकी 30% ये देखो इधर, 30% में असमिया, आसाम की बोली जाने वाली भाषा, फिर बोडो, फिर डोगरी के बाद में फिर गुजराती, फिर कन्नड़, ठीक है। फिर कश्मीर के अंदर कश्मीरी के बाद बोली जाती है फिर मैथिली। ये देखो मैथिली लैंग्वेज। मैथिली के बाद नंबर आता है मलयालम लैंग्वेज। मलयालम के बाद आता है मणिपुरी लैंग्वेज। मणिपुरी के बाद नेपाली, यहां के लोग नेपाली भी बोलते हैं, नेपाली लैंग्वेज, ठीक है। असमिया, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, इस तरह की लैंग्वेज यहां बोलते हैं। नेपाली के अलावा उड़ीसा की उड़िया लैंग्वेज। और फिर उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज। उसके बाद में पंजाबी के बाद संस्कृत, ये देखो संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती है। संस्कृत के अलावा संथाली,
संथाली लैंग्वेज, ठीक है। संस्कृत के बाद संथाली, संथाली के बाद सिंधी, सिंधी लैंग्वेज, सिंधी, और सिंधी के बाद में उर्दू, उर्दू। ये देखो इस तरह की 22 भाषाएं लगभग इंडिया में बोली जाती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 और 5 इधर है, 22, 17 इधर हो गई और 5 इधर हो गई ना। टोटल कितनी लैंग्वेज? टोटल 17 इधर है और 5 ये रही, 1 2 3 4 5, ये देखिए। तो इसीलिए हमारे इंडिया में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया। और भाई जितनी भाषाएं आप देख रहे हो यहाँ पे, कितने टाइप की, आसाम की है, आसाम की भाषा हो गई, बोडो, ये सब जितने अलग अलग स्टेट की भाषाएं अलग अलग, और इसी बेस पे फिर राज्य बनाए गए। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि हमारे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। और ये मान के चलो कि मतलब एक रिच वैरायटी है, एक रिच वैरायटी यहां पर भाषा बोलने वाले लोगों की, ठीक है। अब एक आखिरी टॉपिक आपका इस लेसन का रह जाता है, जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, काफी बढ़िया टॉपिक है ये भी, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक अगला टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। ये देखिए डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ओके, इन इंडिया, इन इंडिया, इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन हर लेवल पे किया गया, मतलब कि पावर को बहुत बड़े लेवल पे तोड़ दिया गया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकृत व्यवस्था। जब पावर किसी एक जगह पर इकट्ठी ना करके उसे लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि आप देखो यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन सबसे पहला लेवल क्या होता है? सबसे पहला लेवल यहां पर आता है, ये देखिए यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लेवल गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन लेवल गवर्नमेंट। ये देखिए सबसे पहला लेवल होता है, यहां पे यूनियन लेवल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री गवर्नमेंट बनाती है और यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम यहां पर चलेगा। ओके, और इसमें आप जानते हो कि सबसे पहले प्रेसिडेंट होंगे, फिर उसके बाद में राज्यसभा होगी और फिर उसके बाद आपको बताइए लोकसभा होगी। इसमें इस तरह का सिस्टम यहां पर चलता है। ये देखिए ये सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। अब आप देखोगे ये बहुत सिंपल सी बात है, यूनियन लेवल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल होता है, बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कोई भी बिल कभी पास नहीं होता। प्रेसिडेंट की बहुत सारी पावर होती है। प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती है आप देखोगे? प्रेसिडेंट की एक तो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास होती है। इसके अलावा आप देखोगे प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर होती है, इमरजेंसी पावर होती है। ओके, इसके अलावा आप देखोगे राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर भी होती है, फाइनेंशियल पावर भी उसके पास होती है, ठीक है। इस तरह से इसके पास कई पावर होती है और ये देश का मुखिया माना जाएगा, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, प्रेसिडेंट माना जाएगा। और ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है, इसकी सिग्नेचर के बिना कभी नहीं होगा। जैसे आप देखोगे कि सबसे पहले कोई बिल जैसे मान लीजिए लोकसभा के अंदर आता है तो उसमें पहले डिस्कशन करेंगे, फिर लोकसभा से सीधा राज्यसभा में चला जाएगा, फिर राज्यसभा में डिस्कशन होने के बाद साइन होने के लिए किसके पास आएगा? प्रेसिडेंट के पास आएगा और प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो डेफिनेटली वो बिल एक्ट बन जाएगा, रूल बन जाएगा और फिर कंट्री में उसको एग्जीक्यूटिव जो है हमारे आईपीएस ऑफिसर या जो भी ऑफिसर होते हैं वो उसको इंप्लीमेंट करा देंगे और जो रूल नहीं मानेगा उसके लिए पुलिस और कोर्ट है ही फिर। तो इस तरह से एक सिस्टम बन जाता है। और इसमें एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब ये हुआ कि वो तीनों सेनाओं का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी जो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है या फिर सीआरपीएफ है, जितने भी टाइप की फोर्सेज होती है उनमें सबसे मेन एग्जीक्यूटिव ये होता है। इसके ऑर्डर के बिना कोई युद्ध नहीं हो पाएगा। युद्ध करना हो, युद्ध रोकना हो, सेनाओं को आदेश देना हो, सब प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। एग्जीक्यूटिव, मेन एग्जीक्यूटिव है ये। ओके, दूसरा इमरजेंसी पावर, किसी भी स्टेट में
ये दो, किसी भी स्टेट में ये दो प्रकार की इमरजेंसी लगा सकता है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल पावर में वो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकता है। जैसे किसी स्टेट के अंदर कोई गवर्नमेंट बनी हुई है और वहां गवर्नर ये कह दे कि भाई चीफ मिनिस्टर फेल हो गया, चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट फेल हो गई, गवर्नर ने सीधा बता दिया भाई इसको टेक ओवर करो, तो फिर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिए जाएंगे और फिर सीधा ही वहां पर इमरजेंसी लग जाएगी और वहां प्रेसिडेंट रूल शुरू हो जाएंगे। जैसे आप देखो कि दंगे होते कई बार गुजरात में या इधर उधर कहीं भी हो गए दंगे भड़क गए, हिंदू मुस्लिम कोई दंगा भड़क गया और वहां चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाई तो सीधा प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, लेकिन गवर्नर के कहने पर लगेगा। गवर्नर बताएगा, उस स्टेट का गवर्नर बताएगा, तब वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगेंगे। ठीक है, इस तरह से। तीसरा है उसकी फाइनेंशियल पावर। कोई स्टेट बहुत डाउन चल रहा है तो प्रेसिडेंट अपनी फाइनेंशियल पावर से उसको फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, ये सीधा उनको हेल्प की जा सकती है, तो ये भी बहुत अच्छी है। प्रेसिडेंट किसी की सजा माफ भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन के बाद प्रेसिडेंट किसी की सजा कम कर सकता है, माफ कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के बाद में। ओके, ये चीज हो गई। उसके बाद दूसरा नंबर आता है राज्यसभा का। ये देखिए राज्यसभा, राज्यसभा जो होती है राज्यसभा, अब राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस। राज्यसभा अपर हाउस होती है और ठीक है, इसमें सभी स्टेट के एमपी आकर बैठेंगे। एमपीज, एमपी का मतलब सीधी सी बात है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो यहां पर आकर बैठेंगे। ये क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो यहां पर इकट्ठे होंगे। हमारे राज्यसभा में एट प्रेजेंट 545 मेंबर 245 मेंबर हैं। 245 मेंबर राज्यसभा के एट प्रेजेंट हैं। ठीक है, 245 मेंबर्स एट प्रेजेंट एमपी यहां पर हैं, जिसमें से 233 इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड एमपीज होते हैं, इलेक्टेड एमपीज, और 12 नॉमिनेटेड एमपी होते हैं, नॉमिनेटेड एमपीज होते हैं। मतलब कि इसमें राज्यसभा जो अपर हाउस होती है 245 मेंबर तो इसमें क्या होते हैं, टोटल होते हैं। ठीक है, जिसमें से एट प्रेजेंट है। वैसे तो ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर राज्यसभा अपनी काउंटिंग बढ़ाना चाहे एमपी की तो बढ़ा सकती है, 250 तक किया जा सकता है, 250 तक किया जा सकता है, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ एमपीज, कैपेसिटी ऑफ एमपीज, मतलब एमपी अगर वो बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, 250 तक जा सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट हमें जरूरत नहीं है इतने की। एट प्रेजेंट हमारे पास कितने टोटल 245 है, जिसमें से कितने इलेक्टेड है अलग अलग स्टेट से आए हुए एमपी 233, नॉमिनेटेड कितने हैं 12। नॉमिनेटेड मतलब वो आदमी जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला, कोई सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, या कोई बड़ा साइंटिस्ट, या कोई बहुत बड़ा समाज सुधारक जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला, या कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला जो देश का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसके लिए इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। उसको प्रेसिडेंट सीधा ही राज्यसभा में नॉमिनेट कर देगा, सीधा ही नॉमिनेट कर देगा। नॉमिनेट कभी घटते बढ़ते नहीं है, वो 12 के 12 ही रहेंगे। घटते बढ़ते कौन है, ये आपके इलेक्टेड एमपी, ये घटते बढ़ते जो अलग अलग राज्यों से आते हैं। टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं 245। इनका काम क्या होता है, 245 एमपीज का वर्क ये होता है कि सभी स्टेट्स की जो भी प्रॉब्लम है, राज्यों की प्रॉब्लम को यहां डिस्कशन किया जाएगा राज्यसभा में। राज्यों की प्रॉब्लम को एमपी वहां का लेके आएगा और डिस्कशन करेगा राज्यसभा में, इसीलिए इसका नाम क्या है, राज्यसभा, इसीलिए इसका नाम ये है। तो ये पार्लियामेंट का अपर हाउस है। सबसे पहली पोजीशन किसकी, प्रेसिडेंट की। दूसरी पोजीशन किसकी, राज्यसभा की। पहले नंबर पे सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट, नंबर 1। नंबर 2 पे कौन,
राज्यसभा, और नंबर 3 पे आती है फिर लोकसभा। नंबर 3 लोकसभा, ये देखिए लोकसभा नंबर 3 पे आती है भाई, ठीक है, नंबर 3 पे आती है। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, क्या कहेंगे, लोअर हाउस। ये देखिए लोअर हाउस, इसको लोअर हाउस भी हम कहेंगे, ठीक है, और इसको हाउस ऑफ पीपल भी कह सकते हैं। इसको लोअर हाउस कह दो या हाउस ऑफ पीपल कह दो, बात एक ही है, 3 नाम है इसके, ठीक है। ये देखिए इसको हाउस ऑफ पीपल भी हम कहेंगे, हाउस ऑफ पीपल, ये हाउस ऑफ पीपल भी है, मतलब कि लोगों की सभा, इसकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। राज्यसभा में जो भी एक्टिविटी होती है उसका हेड वाइस प्रेसिडेंट होगा। राज्यसभा में जितनी भी एक्टिविटी होगी इसका हेड कौन होगा, हेड वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होगा भाई, ठीक है। और इसका जो हेड होगा वो लोकसभा स्पीकर, इसका जो हेड होगा वो होगा लोकसभा स्पीकर, ठीक है, लोकसभा स्पीकर होगा। ओके, ये देखिए लोकसभा स्पीकर होगा। लोकसभा की टोटल सीटें एट प्रेजेंट 545 है, जैसे राज्यसभा में 245 थी, अब यहां पर हम 545 की काउंटिंग करेंगे। 545 एमपीज, इसमें टोटल 545 एमपी होते हैं, ठीक है। इसमें 2 नॉमिनेटेड होंगे और 543 इलेक्टेड होंगे। इसमें कैसे होगा, 543 प्लस 2, इस तरह से क्या बनेगा, 545 का रेशियो बनेगा। 543 इलेक्टेड होंगे एमपी और 2 नॉमिनेटेड होंगे एंग्लो इंडियन। वो दो नॉमिनेटेड होंगे लोकसभा में वो एंग्लो इंडियन होंगे, मतलब एंग्लो इंडियन का मतलब है जो कि इंडियन ओरिजिन के नहीं है, विदेशी हैं, लेकिन इंडिया की नेशनलशिप उनको मिल गई, इंडिया की नेशनलशिप उनको, सिटीजनशिप उनको मिल गई, वो एंग्लो इंडियन यहां पार्लियामेंट में लोकसभा में भेजे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो यहां पर वर्क करेंगे। फिलहाल इलेक्टेड कितने, 543, टोटल सीटें कितनी लोकसभा की, 545, कितनी हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बताई गई, 552, कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है, लेकिन अभी हमें इतनी जरूरत नहीं है, तो जरूरत कितनी है, 545 है हमारे पास, ठीक है, इतनी हमने कर रखी है। अब देखो जब भी प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं वो लोकसभा से ही बनते हैं, जब भी प्रधानमंत्री के इलेक्शन होते हैं वो लोकसभा से ही इलेक्शन होते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन होंगे, प्रेसिडेंट के, तो दोनों जगह से होंगे, दोनों जगह के एमपी सपोर्ट करेंगे। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, दोनों जगह से करेंगे, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये, और लोकसभा के 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है, ओके। तो लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो प्रधानमंत्री इलेक्शन करेगा, ठीक है, प्रधानमंत्री को सपोर्ट करेंगे, इस तरह से ये चीजें हो जाती है। फिर उसके बाद स्टेट का गवर्नमेंट तैयार होता है, स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट बनती है, और चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट भी वैसे ही एमएलए बनाते हैं जैसे यहां प्रधानमंत्री की एमपी बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में पंचायती गवर्नमेंट शुरू हो जाती है। पंचायती गवर्नमेंट में ग्राम सभा सबसे छोटा लेवल, फिर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, और फिर ब्लॉक समिति बन जाती है। इसी तरह शहरों में होता है, पहले वार्ड होते हैं, फिर कमेटी बनती है, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाता है, उसके बाद म्युनिसिपैलिटी बनती है, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर, और म्युनिसिपैलिटी का हेड यहां पर क्या होगा, म्युनिसिपल कमेटी का हेड जो है म्युनिसिपैलिटी हेड बन जाएगा, इस तरह से। तो ये क्या है, यहां पर इस तरह से वर्क होता रहता है। इंडिया इस लेवल पे डिसेंट्रलाइज है भाई, यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे डिसेंट्रलाइज है, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे डिसेंट्रलाइज है, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे डिसेंट्रलाइज है, और वैसे भी यहां लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी तो है, डिसेंट्रलाइज है, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, ठीक है बेटा। तो ये लेसन आज हमारा कंप्लीट है। यहां पर जो हमने पार्ट नंबर 3 या 4 किया है, पार्ट नंबर 4 जो है वो हमारा क्लियर है यहां पे,
और इस लेसन में अब कुछ नहीं बचा है, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कशन कर ली। फेडरलिज्म क्या होता है, बहुत बढ़िया ढंग से आपकी तैयारी हो गई है। जहां तक मेरा आइडिया, कोई समस्या नहीं आई आप लोगों को, आराम से आप कर लोगे। ओके भाई, आज इतना ही। थैंक यू।